आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट में बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा सभी 16 विधायक 11 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक डेप्यूटी स्पीकर को जवाब दे सकते हैं। तब तक उनकी सदस्यता बनी रहेगी। इसके अलावा बागी विधायकों और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र भवन, डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी के साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को 5 दिन के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करना है। सुनवाई के दौरान शिंदे पक्ष के वकील ने कहा कि नोटिस पर 2 दिन का समय न्याय के खिलाफ है। डिप्टी स्पीकर खुद अविश्वास के दायरे में है और उनके पास नोटिस देने का अधिकार नहीं है। इस पर उद्धव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पहले के कई फैसलों के अनुसार स्पीकर की कार्यवाही में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर शिंदे पक्ष के वकील ने संजय राउत की धमकी का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें मुंबई में जान का खतरा था। जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे ने आज 9 बागी मंत्रियों से उनके मंत्रालय का कार्यभार वापस ले लिया। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी एक लेख के जरिए बागी विधायकों और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए। सामना में लिखा गया कि बीजेपी ने बागी विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट के जरिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शिंदे ने लिखा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका दाऊद से सीधा संबंध है, जिसने मुंबई बम धमाकों को अंजाम देकर निर्दोष मुंबईकरों को मार डाला। इसका विरोध करने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। अगर ये कदम हमें मौत के कगार पर भी ले जाता है तो हमें इसकी परवाह नहीं है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से भी फोन पर बात की है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में नए समीकरण की अटकलें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता संजय राउत को समन भेजा है। पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने संजय राउत को कल सुबह 11 बजे बुलाया है। ईडी के समन के बाद सामने आए संजय राउत ने कहा कि राज्य के सियासी हालात को देखते हुए उन्हें पहले से ही समन का अंदाजा था, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत पर पात्रा चौल जमीन घोटाले के अलावा कई और घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। हिसाब तो देना पड़ेगा। वो पत्रा चाल का घोटाला हो, वो वसई की जमीन का घोटाला हो, DHFL का हो, HDIL का हो, PMC बैंक का हो, हिसाब तो लेके रहूंगा। ईडी ने DHFL बैंक घोटाले में सीबीआई के केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मामले में संजय राउत को आरोपी बनाया है। उनसे इस मामले में भी पूछताछ हो सकती है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज संसद भवन पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन भरते वक्त कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यशवंत सिन्हा के साथ मौजूद रहे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली नहीं पहुंच पाईं, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी नामांकन के दौरान मौजूद थे। नामांकन के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई 2 व्यक्ति की नहीं, विचारधारा की है। 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ भाईचारा और देश की भावना। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राष्ट्रपति के नाम पर बीजेपी ने आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पार्टियां इसके खिलाफ थीं। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी कि सर्वसम्मति से, आम सहमति से देश के इतिहास में पहली आदिवासी महिला प्रथम नागरिक बने, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अलग अलग राजनीतिक दलों से बात भी की, लेकिन वो चूक गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी के जर्मनी दौरे का ये दूसरा दिन है। जर्मनी के बावेरिया में G7 देशों की बैठक से पहले श्लॉस एल्मो में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने पीएम मोदी का स्वागत किया।
इसके बाद बेहतर भविष्य के लिए जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर G7 देशों की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने दुनिया को बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में है। विश्व की 17% आबादी भारत में है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान सिर्फ 5% है। G7 की बैठक के अलावा पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात की। पीएम मोदी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भी मिले। जर्मनी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है। G7 देशों ने आज खाद्य संकट और लैंगिक समानता के विषय पर भी चर्चा की। पीएम मोदी यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष से भी मिले, जिसे भारत यूरोप के संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। असम में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के 28 जिलों में करीब 50 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कछार जिले में बाढ़ से हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं, तो वहीं सिलचर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सेना बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने का सामान और दवाइयां पहुंचा रही है। जानकारी के मुताबिक असम में बाढ़ से 28 जिलों के 2542 गांव प्रभावित हैं। 22 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। करीब 1.5 लाख घर बाढ़ से बर्बाद हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है। अप्रैल से अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राहत और बचाव के लिए सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेलवे नेटवर्क को भी बहाल करने के लिए काम चल रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में एक बड़ा हादसा हो गया। कोलंबिया के एल एस्पेनियल शहर में बुल रेस के दौरान स्टेडियम का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 लोग घायल हो गए। मलबे की चपेट में आकर खेल में हिस्सा ले रहे एक बुल की भी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि स्टेडियम लोगों से भरा हुआ है और नीचे मैदान में बुल रेस का इवेंट चल रहा है। तभी लकड़ी के बने स्टेडियम की करीब 4 मंजिलें अचानक टूटकर गिर पड़ती हैं। लकड़ी का ढांचा गिरता देख कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस मलबे में स्टेडियम में बैठे लोगों के साथ साथ मैदान में मौजूद कुछ स्थानीय लोग भी दब गए, जो पारंपरिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी सामने आई है कि मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर उन्हें घर में घुसकर मारना चाहते थे। इसके लिए शूटर्स ने बाकायदा पुलिस की वर्दी भी खरीदी थी। इस साजिश को रचने के लिए शार्प शूटर्स समेत गैंगस्टर्स ने एक खेत में मीटिंग की थी। ये मीटिंग हरियाणा के बॉर्डर पर डबवाली इलाके में खेत में की गई थी। इस मीटिंग में 6 शूटर और गैंगस्टर केशव के अलावा 3 और गैंगस्टर भी थे। सूत्रों के मुताबिक तीनों पंजाब पुलिस की वर्दी लेकर आए थे। इनका प्लान था कि अगर बाहर मर्डर का मौका नहीं मिला तो छापेमारी के बहाने घर में घुसकर मूसेवाला की हत्या करेंगे। छापेमारी असली लगे, इसके लिए एक महिला को भी टीम में शामिल करने का प्लान किया गया था। इसके अलावा पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार ड्रोन से सप्लाई किए गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड और तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई हर हाल में सिद्धू को मारना चाहते थे। दोनों चाहते थे कि मूसेवाला की हत्या रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में हो, ताकि हर तरफ उसकी चर्चा हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.